गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पोखरन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पोखरन के बारे में डेफिनेटली हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं, बिकॉज हमारे न्यूक्लियर टेस्ट जो थे हमने यहाँ पे कंडक्ट किए थे। अब पोखरन जो है अपने आप में एक डेजर्ट रीजन है। इस डेजर्ट रीजन के अंदर भारत ने अपनी युद्ध की जो क्षमता है उसको यहाँ पे शोकेस किया है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाएंगे, ये है K9 वज्र टैंक्स। और हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, दैट इज वज्र घाट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है ये सदर्न कमांड की जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है उसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट हुई इन द पोखरन रीजन। अब देखो, पिछले कुछ समय के अंदर भारत ने अपने जो वॉर की कैपेबिलिटीज हैं उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। हमने बहुत नए नए अपने जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं हमने वो इन्वॉल्व किए हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ पे इंश्योर करी है, ताकि अगर हमें यहाँ पे कोई भी चुनौती यहाँ पे सामने आए, कल को पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। और ये वज्रघाट एक्सरसाइज उसी चीज़ को यहाँ पे शोकेस करती है कि किस तरह से हमारा जो आर्टिलरी कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पे बहुत ही शानदार आज के समय हो चुकी हैं। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, दोस्तों, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इकोनॉमी के अंदर इशू फेस कर रहा है, तो कल सुबह 9 बजे यानी कि 18 फरवरी सुबह 9 बजे मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव जुड़ूंगा ओनली आईएएस यूपीएस चैनल के ऊपर। यहाँ पर हम इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे, स्टैटिक भी पढ़ेंगे, उसको करंट के साथ लिंक भी करेंगे, एंड साथ साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे ढेर सारे करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इकोनॉमी से थोड़ा बहुत भी परेशान फील कर रहे हैं वो यहाँ पे कल सुबह 9 बजे मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है आज वो संगतम कम्युनिटी के बारे में है। देखो, अभी पता क्या हुआ है, ये जो कम्युनिटी है ये नागालैंड की कम्युनिटी है। इसने एक रेजोल्यूशन पास किया है पेंगोलिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब पहले तो ये देखो कि ये कम्युनिटी रहती कहाँ पर है। देखो, जब हम बात करते हैं ना नागालैंड की, तो नागालैंड के अंदर बहुत ही दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दैट इज तुआनसेंग और आपका किफिर। ये जो आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेजरली आपको एक कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, संगतम कम्युनिटी। दूसरी बात, यहाँ पर इसका बॉर्डर कहाँ टच होता है सर, म्यांमार के साथ। ठीक है, एंड इनफैक्ट ना भारत और बर्मा का जो मतलब बेसिकली इंडिया म्यांमार जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका हिस्सा भी है ये पूरा रीजन। तो बहुत अच्छी खासी आपको बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव ये एरिया है। ठीक है, तो इसी कम्युनिटी ने अभी क्या किया है, यहाँ पर पेंगोलिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे पास किया है। तो थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस कम्युनिटी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो लैंग्वेज इनकी तरफ बोली जाती है वो संगतम लैंग्वेज ही है, जो कि एक साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सोसाइटी अपने आप में इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन का मतलब ये नहीं कि ये मतलब सबको बराबर के यहाँ पे है। देखो, होता पता क्या है कि मोस्टली ज़्यादातर राइट्स इक्वल हैं, लोगों को भी और सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी। हालांकि जो सिस्टम है वो थोड़ा पैट्रियार्कल है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस की ज़मीन जायदाद आगे कैसे पास ऑन होगी, लीनिएज कैसे होगा, तो वो पैट्रियार्कल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो गांव हैं वो क्लैंस के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं या सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी बात यहाँ पे होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं किनशिप जो अपने भाई बंधु हैं उनके ऊपर ज़्यादा इनका एम्फोसाइज यहाँ पे होता है। गवर्नेंस कैसे होती है, पूरी गवर्नेंस होती है इनकी विलेज काउंसिल्स के माध्यम से। यहाँ पर कुछ बॉडीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी। ये बॉडीज जो हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ बातचीत करनी होती है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करती है। ये मेजरली झुम कल्टीवेशन यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, अभी भी करते हैं, पर पहले ज़्यादा होता था। झुम कल्टीवेशन मतलब जो आपका स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। बाकी चावल, मिलेट्स, वेजिटेबल ये सब ग्रो करते हैं, और हंटिंग और गैदरिंग इनके एग्रीकल्चर को यहाँ पे सप्लीमेंट करता है। ये है आपकी संगतम कम्युनिटी के बारे में। अब इन्होंने रेजोल्यूशन क्या पास किया है कि हमें पेंगोलिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना पेंगुलिन्स की, तो पेंगुलिन देखो वैसे तो दुनिया भर में लगभग 8 अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, पर भारत के अंदर 2 स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। एक है आपकी इंडियन पेंगोलिन और एक है आपकी चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस। चाइनीज पेंगोलिन का आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनको अक्सर स्केली आंट ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखो ना इनकी बॉडी के ऊपर आपको ये स्केल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इन पेंगुइन। इसके साथ ही साथ ना आप यहाँ नोटिस करिएगा कि दरअसल में ना इनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग इनकी की जाती है। इनफैक्ट
ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो है इनका मीट। पेंगोलिन्स का जो मीट है ना, वो चाइना के अंदर, वियतनाम के अंदर कंज्यूम किया जाता है और उसी लिए ट्रैफिकिंग की जाती है इनकी पेंगोलिन्स की। दूसरी बात आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि इनकी बॉडी पे आपको जो स्केल्स आपको देखने को मिले ना, ये स्केल्स का इस्तेमाल बहुत सारी एशियन मेडिसिन को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर भी इनका जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ती है और इसीलिए इनकी यहाँ पे ट्रैफिकिंग की जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखो वैसे तो 8 स्पीशीज़ हैं, पर आपको ध्यान कौन-सी रखनी है? इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन, क्योंकि भारत में केवल ये ही 2 प्रकार की पेंगोलिन्स आपको देखने को मिलती हैं। इंडियन पेंगोलिन का आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड और चाइनीज़ का आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था। अब इसमें अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में, सवानास, ग्रासलैंड्स, इन सब में आपको देखने को मिल जाएँगे। इंसेक्ट्स को ये कंज़्यूम करते हैं, आंट्स, टर्माइट्स इनको यहाँ पे कंज़्यूम करते हैं, ठीक है ना? एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में अंदर है एंड आपकी जो सभी 8 स्पीशीज़ हैं, वो आपके साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएँगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको संगतम कम्युनिटी और आपका जो पेंगोलिन्स हैं, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, वो है माघ मेला के रिगार्डिंग। दोस्तों, माघ मेला जो है ना, वो हर साल प्रयागराज में होता है, हर साल। माघ के समय के ऊपर, बेसिकली जो जनवरी-फरवरी का टाइम होता है ना, इसमें ये मेला लगता है। अब ये महाशिवरात्रि हुई, तो महाशिवरात्रि का आखिरी दिन था, माघ मेला का आखिरी दिन था बेसिकली उस दिन, एंड इस दिन 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया। और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल ये 45 दिन यहाँ पे चला एंड इस तरह से लगभग 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर इस फेस्टिवल को यहाँ पे अटेंड किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये कुंभ मेला है? नहीं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ तो आप अंडरस्टैंड करना, जो माघ मेला होता है ना, वो हर साल होता है। जहाँ पर आपका गंगा, यमुना और जो आपकी मिथिकल सरस्वती रिवर है, उसका यहाँ पे संगम होता है, तो वहाँ पर हर साल ही मेला लगता है। अब अगर आपको पता हो, तो जो कुंभ मेला होता है, वो हर साल थोड़ी होता है। और पहली बात तो हर साल नहीं होता एंड दूसरी बात है, वो 4 अलग-अलग लोकेशंस पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह पे आपका कुंभ मेला होता है। 3 साल, 3 साल, 3 साल बाद, तो इस तरह से टोटल आपका 12 साल के बाद एक जगह के ऊपर आपको कुंभ मेला होता हुआ देखने को मिलता है। जबकि माघ मेला क्या है? ये तो हर साल आपका प्रयागराज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। समझे मेरी बात को? तो ये डिफरेंस आपको समझ होना चाहिए। बाकी माघ मेला की बात करें तो ये कहीं न कहीं आपका प्यूरिफिकेशन को दिखाता है, एक तरह से सनातन ट्रेडिशंस के अंदर फेथ को दर्शाता है और जो इंसान यहाँ पे स्नान करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके पाप धुल जाते हैं एंड उसको मोक्ष की यहाँ पे प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भारत के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए जो माघ मेला है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे आएँगे दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज़ LHS 1903 सिस्टम। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, काफ़ी एक अनयूजुअल डिस्कवरी हुई है, तो हमें यहाँ पे अनयूजुअल डिस्कवरी के बारे में जानना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिस्कवरी करी किसने है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एक सैटेलाइट है, CHOPS, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ना दरअसल में एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करती है। तो उसने यहाँ पर क्या किया है, इस पर्टिकुलर LHS 1903 सिस्टम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। देखो ये बेसिकली है क्या? जैसे आप लोग सोलर सिस्टम की बात करते हो, बिल्कुल। अब सोलर सिस्टम में क्या है, हम नोटिस करते हैं कि यार यहाँ पे सन होता है, फिर यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना? इस तरह से आपके प्लैनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से जो LHS 1903 है ना, ये अपने आप में एक प्लैनेटरी सिस्टम ही है, जो कि एक कूल रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है? अब नॉर्मली पता क्या होता है, देखो जैसे आपके प्लैनेट्स होते हैं, अगर हम बात करें तो स्टार के पास में जो प्लैनेट होगा ना, वो नॉर्मली रॉकी प्लैनेट होता है और जो दूर वाले प्लैनेट्स होते हैं, वो गैसियस प्लैनेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप सोलर सिस्टम का देख लो, जो गैसियस वाले प्लैनेट्स हैं वो दूर हैं सन से, जो रॉकी प्लैनेट्स है वो पास में। बट ये जो आपका LHS 1903 सिस्टम है ना, ये अलग है। कैसे अलग है? देखो, इसमें पता क्या है, पहले रॉकी आपके प्लैनेट्स हैं, फिर उसके बाद गैसियस प्लैनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, फिर बाद में जो सबसे बाहर वाला प्लैनेट है, वो रॉकी है। हमें तो लगता था कि नहीं-नहीं गैसियस होना चाहिए, क्योंकि देखो जो सन से जितना दूर होगा, स्टार से जितना ज़्यादा दूर होगा, उतना ज़्यादा गैसियस होना चाहिए। बट LHS 1903 में ऐसा नहीं होता। बाहर वाला प्लेनेट यहाँ पे आपको रॉकी देखने को मिल जाएगा, डिस्पाइट बीइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द होस्ट स्टार। तो ये कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे जो अभी तक हम जो पैटर्न समझ आता था। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कारण क्या है?
देखो साइंटिस्ट पहले एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग की बात कर रहे थे, बट इसको यहाँ पे रूल आउट कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने जो बात करी है ना, वो बात करी है इनसाइड आउट फॉर्मेशन मॉडल की या सिक्वेंशियल मॉडल की। कहने का मतलब ये जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए ना, ये सब इकट्ठे फॉर्म नहीं हुए, ये एक के बाद एक फॉर्म हुए हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है वो सबसे बाद में फॉर्म हुआ। जब वो फॉर्म हुआ तो उस टाइम के ऊपर जो प्रोटोप्लैनेटरी गैस थी ना, वो खत्म हो चुकी थी, और इस वजह से जब ये फॉर्म हुआ, इतनी लेट फॉर्म हुआ कि गैस थी ही नहीं, तो ये प्लैनेट गैसियस हो ही नहीं सकता था, इसीलिए इसकी बॉडी रॉकी बॉडी हुई। इसी को इन्होंने इनसाइड आउट फॉर्मेशन मॉडल यहाँ पे बोला है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो अभी तक की जानकारी थी उसको यहाँ पे इसने बहुत सारी बातें क्वेश्चन मार्क कर दी हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा था कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, शायद दुनिया में भी ऐसा ही सिस्टम होगा कि सन के, या सॉरी नॉट सन, स्टार के आसपास के जो प्लैनेट्स हैं वो रॉकी होंगे और दूर वाले गैसियस होंगे। पर अब हमें लगता है कि नहीं यार, हो सकता है अलग अलग प्रकार के सिस्टम हो, है ना। ये हो सकता है हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कुछ टिपिकल हो, या सिर्फ एक ऐसा हो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कन्फिग्रेशन हो सकता है, पॉसिबल हो। तो यहाँ पर ये LHS-1903 सिस्टम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आएंगे अर्बन चैलेंज फंड के बारे में। देखो हमारी यूनियन कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यहाँ पे इसको अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। अब नाम में जैसे ना अर्बन, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस यहाँ पे अर्बनाइजेशन के ऊपर होने वाला है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के ऊपर। देखो हम चाहते हैं कि हमारी जो सिटीज़ हैं वो ग्रोथ हब की तरह काम करें, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट हो सिटीज़ का, वहाँ वाटर एंड सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए। ये सारे हमारे अलग अलग प्रपोजल्स हैं, तो वही सारे प्रपोजल इसके अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे अर्बन चैलेंज फंड के अंदर। बेसिकली पता क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की आपको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिल जाएगी। इसमें सेंट्रल का जो योगदान रहेगा वो 1 लाख करोड़ का रहेगा। एक्चुअली पता क्या है, देखो अगर हमें शहरों को अच्छा बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, लॉजिस्टिक अच्छी हो, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट क्लीन रहे, अर्बन हीट आइलैंड से हम यहाँ पे लड़ पाएं, है ना। उसके लिए चाहिए होते हैं पैसे, प्लस एट द सेम टाइम हो सकता है किसी के पास कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों, आइडियाज़ अच्छे हैं पर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, पैसा यहाँ पर हम अवेलेबल आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पता क्या होगा, अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत हम गवर्नेंस रिफॉर्म्स, डिजिटल रिफॉर्म्स, ये सब करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स होंगे, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाएगा, अर्बन प्लानिंग को, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। तो कोशिश यहाँ पे ये होगी कि हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, वो भी यहाँ पे काम तो करें, पर उनके पास पैसों की दिक्कत ना हो, उनके पास भी मतलब इंश्योर ये किया जाए कि वो भी पैसा यहाँ पे रेज कर पाएँ। कुछ पैसा सरकार भी देगी, कुछ इनको भी रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी होगा, क्योंकि देखो कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर ले आएगा, कुछ सरकार आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। तो उस तरह से क्या होगा, ऐसे प्रपोजल्स जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के अंदर मदद मिलेगी। समझ रहे हो, अकेला प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर पाएगा, सरकार को भी लगता है कि नहीं नहीं, प्राइवेट का अच्छे कुछ प्रपोजल है तो क्यों ना साथ मिलकर कुछ किया जाए। तो ऐसे रिफॉर्म्स हमें यहाँ पे लाने हैं, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, इनका भी हम यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ पे बेहतर होगी, क्योंकि इनको भी सरकार जो है यहाँ पे मदद करने वाली है, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर सकते हो कि 50% जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी वो यहाँ पे मार्केट से आप लोन लेके, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गया, बैंक लोन्स हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ से आएगा। बाकी का जो पैसा होगा वो स्टेट्स, यूटीज, अर्बन लोकल बॉडीज या बाकी जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी, और इस तरह से हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बना पाएंगे। अर्बन प्लानिंग को जो दिक्कत फेस होती थी ना, वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की दिक्कत या बाकी सब जो प्रॉब्लम्स हैं अब वो सॉल्व हो पाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पे बात करी गई है रर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। रर्बन क्या होता है, देखो रर्बन 2 वर्ड से आया है, रूरल और अर्बन। यहाँ पर पता क्या है कि हमारे जो गांव है ना, उनको ऐसा डेवलप किया जाए कि वहां पर भी शहरों जैसी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल सड़कें अच्छी हों, वाटर सप्लाई सही हो, 24 घंटे बिजली आए, कनेक्टिविटी सही रहे, एंड कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे प्रॉपर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये हमारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है ना, उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका एसोसिएट होता है। तो आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि हम अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत हमारा जो अर्बनाइजेशन है उसको सस्टेनेबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अर्बन एरियाज की इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एंड जो भी ग्रोथ वगैरह हो रही है ना, वो एक सही ढंग से हो, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस अपने आप में ये होना चाहिए, और उसी लिए सरकार यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कर रही है अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया, सॉरी इंडो PACOM। ये क्या है, इंडो पैसिफिक कमांड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडो पैसिफिक कमांड। बेसिकली ना ये यूएस के द्वारा बनाई गई है इंडो पैसिफिक कमांड। पहले इसका नाम था यूएस पैसिफिक कमांड, पर बाद में जाके इसका नाम इंडो पैसिफिक कमांड यहाँ पे रख दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1947 के अंदर।
अब यहाँ पर जो चीफ है ना यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के, इन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को प्रेज किया है और साथ साथ बात करी है कि भारत और यूएसए की डिफेंस कॉपरेशन किस तरह से यहाँ पे बेहतर हो रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, आप लोग नोटिस करते हो कि जैसे चाइना जो है ना, अपना पूरा इस रीजन में जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि यूएस भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज करे, और यूएस को मदद चाहिए यहाँ पे भारत की। तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए भारत और यूएसए का साथ आना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। तो जो इंडो पैसिफिक कमांड है ना, ये आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, आसियान देशों के साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है। एंड अगर हम बात करें तो भारत और यूएसए बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको यहाँ पे एक्साइज टाइगर ट्रायम्फ देखने को मिल जाएगी। ये भारत और यूएसए के बीच में होती है, 2019 में इसकी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के तौर के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा आपको एक्साइज मालाबार आपको देखने को मिल जाएगी। ये स्टार्ट इंडिया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, पर आगे जाके इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे ऐड ऑन हुए। फिर कोप इंडिया आपको एक्साइज देखने को मिल जाएगी। ये भारत और यूएसए के बीच में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें रिम पैक, दैट इज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये अपने आप एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि यूएस नेवी इसको लीड करती है, और भारत भी इसमें एज अ पार्टनर नेशन की तरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे थी कि यहाँ पे आपका अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गया, मेरीटाइम प्लेटफॉर्म्स, उनका भी हमने जो डिफेंस एक्विजिशन हुई हैं, उन्होंने भी यहाँ पे दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो एक तरह से हमारा जो दोनों का गोल है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसको यहाँ पे आगे लेके जाने के अंदर ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है ना। तो अलग अलग एरियाज में पार्टिसिपेट हम साथ में मिलकर करते हैं। मैरीटाइम अवेयरनेस हो गया, अंडर सी सर्वेलेंस हो गया, एआई, है ना। इस तरह से अगर हम बात करें, एंड दैट इज हाउ चाइना की जो ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस है उसको टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है यूएसए की। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपका है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में, इसको आप ट्राई करिएगा एंड कमेंट्स में इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। एंड दूसरा है रिगार्डिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसको भी आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना परचेजिंग पावर पैरिटी में, इसमें पता क्या होता है कि हम देशों की जो करेंसीज की वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं। बट कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे हो सकता है ना, भारत के अंदर एक बास्केट ऑफ गुड्स लेने के लिए आपको कम पैसा खर्च करना पड़े, यूएसए के अंदर सेम वही चीजें परचेज करने के लिए आपको ज्यादा डॉलर्स आपको खर्च करने पड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट रिक्वायर्ड है ना, एक करेंसी की दूसरे करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में कि सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को बाय करने के लिए, उसको बोलते हैं हम परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे कंपेयर किया। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है पीपीपी डॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकॉनमी है। नहीं, देखो, सबसे बड़ी इकॉनमी यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पे आपको यूएसए है, ये मैं पीपीपी टर्म्स की बात कर रहा हूँ, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पे भारत आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि पीपीपी टर्म्स में भारत कौन से नंबर पे है, तो पीपीपी टर्म्स में भारत तीसरे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सेकंड रॉन्ग है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं करेंसी रिस्क को कम करने के अंदर मदद करेंगे। क्या होता है करेंसी रिस्क? देखो, कई बार हमारा जैसे रुपी है, मान लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, डेप्रिशिएट कर गया, उससे कहीं ना कहीं हमारे रुपी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हो सकता है। अब ऐसे टाइम में ना, अगर हमारे पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज हो तो उस करेंसी रिस्क को यहाँ पे वो कम कर सकता है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या रहा है कि अगर हमारे आईटी सेक्टर की फॉरेन करेंसी अर्निंग्स, बिल्कुल इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी, उससे भारत का रुपी जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है। तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि सरकार अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। देखो, सरकार अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है उससे आपका ग्रोथ तो होता है, पर उससे कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाता है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का मतलब हमें यहाँ पे उधार ज्यादा लेना पड़ेगा, और उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्फ्लेशन आ जाए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नीचे गिर जाए, तो उससे करेंसी का रिस्क बढ़ सकता है, ना कि कम होगा। सेकंड इज रॉन्ग। तीसरा कह रहा है रेमिटेंसेस, हमारे जो भाई बंधु, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो विदेशों से हमारे पास यहाँ पे डॉलर्स अगर भेजते हैं, तो इस इनफ्लो से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे बढ़ता है, और करेंसी क्राइसिस को हम यहाँ पे टैकल करने में सक्षम होंगे। इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बायरैक आरडीआई फंड के बारे में। देखो, ये जो फंड है ना, दरअसल में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत। तो फर्स्ट इज फॉल्स। चंद्रयान 4 मिशन की बात करें, देखो इतनी लेट नहीं, हम बल्कि 2028 में इसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
थर्ड स्टेटमेंट की बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो भाई भारत नहीं है सेल्फ सफिशिएंट, बल्कि हम 70% एपीएस जो है वो यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बहुत हैवी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। तो ये थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।